हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने साइंस के लास्ट लेक्चर में फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो आपको चेक करेंगे कि उस थ्योरी को आपने कितने ध्यानपूर्वक तैयार किया है। तो स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चंस हमें लेकर के आ रहे हैं उन सभी के आंसर्स जो थ्योरी हमने कंप्लीट की है उसके अंदर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस प्रारंभ करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस साइंस के फर्स्ट लेक्चर की थ्योरी में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती हुई, विद्युत बल्ब हुआ, ये सूर्य हुआ, तारे हुए, ये सभी दीप्त प्रकाश स्रोत हैं क्योंकि ये अपने अंदर से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों? तो स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कि चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत क्यों है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी को कंप्लीट करते समय हमने बताया था कि चंद्रमा स्वतः प्रकाश नहीं देता, बल्कि सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर आपतित होता है अर्थात गिरता है, यह उस प्रकाश को परावर्तित करता है। तो स्टूडेंट्स, इस कारण ही चंद्रमा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग के रूप में गमन करता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ये हमने प्रकाश के जो गुण लिखाए थे उसके अंदर लिखाया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रकाश के जो गुण थे उसके अंदर उसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता तथा जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग अर्थात कुछ भाग ही गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता वे माध्यम तो अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं, और जिन माध्यमों से प्रकाश आंशिक रूप से ही गुजर पाता है वह पारभासक माध्यम कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं जब प्रकाश किरणें फर्स्ट नंबर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो प्रकाश किरणों का वह समूह अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। तो स्टूडेंट, जब प्रकाश किरणों के समूह एक ही बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, एक ही बिंदु से निकला हुआ प्रतीत होता है, तो वह अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जब एक दूसरे के समांतर हो अर्थात बहुत सी प्रकाश किरणों का जो समूह है वो एक दूसरे के समांतर हो, तो स्टूडेंट्स ऐसे समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ अन्य प्रश्न ले रहे हैं। ये प्रश्न प्रकाश के गुण के बाद के टॉपिक से हैं, अर्थात इनके आंसर प्रकाश के गुण के टॉपिक के बाद वाले टॉपिक से प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन में हमें एक चित्र दिया हुआ है और इसमें हमें कुछ पदों को नामांकित करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हमें परावर्तक पृष्ठ को नामांकित करना है। स्टूडेंट्स, इसमें ए बी एक समतल दर्पण है जिसके पीछे रेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है और इसके सामने वाले जो तल होता है उसे चिकना व परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पृष्ठ होगा
ये पृष्ठ ही परावर्तक पृष्ठ होगा। सेकंड नंबर पर हमें आपतित किरण को नामांकित करना है। तो पी क्यू एक आपतित किरण है, क्योंकि प्रकाश किरण पी से समतल दर्पण ए बी पर गिर रही है पी क्यू दिशा में। इसके बाद हमें परावर्तित किरण को नामांकित करना है। तो Q पर परावर्तित होकर के वह QR दिशा में जाती है, तो ये QR परावर्तित किरण को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें आपतन बिंदु का नाम लिखना है। तो Q एक आपतन बिंदु है, क्योंकि प्रकाश किरण PQ जो आपतित होती है वह Q बिंदु पर ही आपतित होती है। इसके बाद हमें अभिलंब को नामांकित करना है। तो यहाँ पर SQ एक अभिलंब है, क्योंकि यह परावर्तक पृष्ठ AB के लंबावत है। इसके बाद हमें आपतन कोण को प्रदर्शित करना है। तो स्टूडेंट्स, कोण PQS, ये जो कोण है ये आपतन कोण कहलाता है। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें परावर्तन कोण को प्रदर्शित करना है। तो कोण SQR ये एक परावर्तन कोण है, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि नियमित व विस्तृत परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने नियमित व विस्तृत परावर्तन के टॉपिक में पढ़ा था कि नियमित परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ चिकना व पालिशदार होना चाहिए, जबकि विस्तृत परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ खुरदरा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे पृष्ठ से अधिक मात्रा में होता है, चिकने पृष्ठ से या फिर खुरदरे पृष्ठ से। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा कि चिकने पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है खुरदरे पृष्ठ की अपेक्षा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने परावर्तन के नियमों में पढ़ा कि आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, तो ये 30 डिग्री आपतन कोण हुआ, और हमसे परावर्तन कोण पूछा गया है। और चूंकि आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अतः परावर्तित कोण का मान 30 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें प्रकाश का अपने पथ को उत्क्रमित करने का गुण क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट टॉपिक लिया था कि प्रकाश का अपने पथ को उत्क्रमित करने का गुण प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ अन्य प्रश्नों पर आते हैं। इन प्रश्नों के आंसर जो हमने प्रतिबिंब का टॉपिक लिया था उसके बाद के टॉपिक से प्राप्त होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु से आती प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बताया गया था कि अगर प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने दैनिक जीवन में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि हम अपने दैनिक जीवन में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक पेंसिल रखी है तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में बताया गया कि एक समतल दर्पण है और उसके सामने एक पेंसिल रखी है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर की है, और हमसे ये पूछा गया है कि समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा पेंसिल का वह कितनी लंबाई का होगा। तो स्टूडेंट्स, ये समतल दर्पण के टॉपिक में बताया गया था कि समतल दर्पण के सामने जितनी भी लंबाई की वस्तु रखी होती है दर्पण के अंदर उसका उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। क्योंकि पेंसिल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, अतः पेंसिल का जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा उसकी लंबाई भी
5 सेंटीमीटर ही होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, 160 मीटर ऊंचाई का एक मनुष्य है और पूर्ण प्रतिबिंब हमें उसका देखना है, तो उसके लिए दर्पण की जो हमें ऊंचाई चाहिएगी वह अधिक से अधिक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के लिए हमने बताया था कि मनुष्य की जितनी भी ऊंचाई होती है उसकी आधी ऊंचाई का दर्पण पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात कम से कम आधी ऊंचाई का दर्पण चाहिए। तो यहाँ 160 मीटर ऊंचाई का मनुष्य है तो उसका आधा 80 मीटर हुआ, तो इसलिए हमें 80 मीटर ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी बाईं आंख को स्पर्श करते हैं तो प्रतिबिंब में हमें दाईं आंख का स्पर्श होता दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स, ये हमने पार्श्व उत्क्रमण के टॉपिक में बताया था कि जब हम कोई अखबार या कोई किताब या कोई लिखी हुई कॉपी दर्पण के सामने लाते हैं तो हमें जो अक्षर हैं उल्टे दिखाई देते हैं। इसी तरीके से अगर हम दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना सीधा हाथ ऊपर उठाते हैं तो वह हमें उल्टा हाथ ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जब बताया गया है कि बाईं आंख को स्पर्श करते हैं तो हमें प्रतिबिंब में दाईं आंख का स्पर्श होता दिखाई देता है, तो यह पार्श्व उत्क्रमण के कारण होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी अखबार को समतल दर्पण के सामने हम रखकर पढ़ें तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर अभी दिया गया था कि अगर हम अखबार को समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं तो हमें उसके अक्षर उल्टे दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अदीप्त प्रकाश स्रोत। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन ए पार्ट चंद्रमा करेक्ट होगा, क्योंकि अदीप्त प्रकाश स्रोत चंद्रमा होता है, क्योंकि स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। स्टूडेंट्स, के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें हमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। हमने पढ़ा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, अतः विकल्प सी इसमें ये सही हो गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की प्रास को पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य प्रास अर्थात रेंज होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का ए पार्ट सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पारभाषक माध्यम कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पारभाषक माध्यम वह होता है जिसमें से प्रकाश का कुछ ही भाग गुजरता है। तो यहाँ पर सी पार्ट पारभाषक माध्यम होगा, क्योंकि घिसा हुआ जो कांच है उसमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी पृष्ठ है उसमें जब हम प्रकाश किरण आपतित करते हैं उसके बाद वो परावर्तित होती है, तो जो परावर्तित प्रकाश है वो कितनी मात्रा में परावर्तित हो रहा है यह पृष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, अतः इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी बताई गई थी कि अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है, अतः इसका विकल्प बी सही है। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है कि समतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये बताया गया था कि समतल दर्पण के सामने
वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंबित दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है, अतः दर्पण भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, अतः विकल्प बी सही होगा। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहला आंकिक प्रश्न है कि यदि समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो समतल पृष्ठ है उस पर एक प्रकाश किरण आपतित है और वो अभिलंब के साथ 60 का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो आपतन कोण है वह 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, आपतन कोण 60 डिग्री हमने फिगर में प्रदर्शित कर लिया है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें बताया गया कि एक समतल पृष्ठ है और उस पर जो आपतित किरण है वो अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ से हमें आपतन कोण I = 60 डिग्री प्राप्त हो गया है। अब हमने परावर्तित किरण खींची है और हमसे अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण अर्थात परावर्तन कोण पूछा गया है। स्टूडेंट, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I और कोण R आपस में बराबर होते हैं। और चूंकि कोण I अर्थात आपतन कोण हमें 60 डिग्री दिया है तो कोण R अर्थात परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, अतः परावर्तन कोण R का मान यहाँ 60 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री के कोण पर आपतित है तो हमें ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर में आपतन कोण, सेकंड नंबर में परावर्तन कोण और थर्ड नंबर में परावर्तित किरण तथा समतल पृष्ठ के बीच का कोण। स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले हम फिगर बनाते हैं जिसमें हमने एक समतल पृष्ठ खींचा है अर्थात समतल दर्पण बनाया है। उस पर हमने प्रकाश किरण को आपतित किया है जो कि इस पृष्ठ से 40 डिग्री के कोण पर दिखाई गई है। एक अभिलंब खींचा है, साथ में परावर्तित किरण को प्रदर्शित किया है। स्टूडेंट्स, हमें 40 डिग्री दिया हुआ है और हमसे फर्स्ट पार्ट में आपतन कोण पूछा है जो कि अभिलंब व इस आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अभिलंब समतल पृष्ठ पर 90 के कोण पर होता है, तो ये कंप्लीट कोण हमें 90 डिग्री पता चल चुका है। उसमें से हम ये 40 डिग्री जब घटाएंगे तो ये आपतन कोण हमें 50 डिग्री प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम 90 में से 40 को घटाकर 50 डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो अतः आपतन कोण का मान 50 डिग्री होगा। सेकंड पार्ट में हमें परावर्तन कोण बताना है, तो परावर्तन कोण अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का होगा। और स्टूडेंट्स, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण आपतन कोण के मान के ही बराबर होगा। आपतन कोण हमने अभी 50 डिग्री प्राप्त किया, तो परावर्तन कोण R भी 50 डिग्री होगा, अतः परावर्तन कोण R का मान यहाँ पर हमें 50 डिग्री प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आते हैं जिसमें हमसे परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण पूछा है। परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण ये होगा। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट कोण 90 होगा, उसमें से R का मान हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा जो हमने अभी 50 डिग्री प्राप्त किया था, अर्थात 90 में से इस बार हमें पूरा 90 में से ये 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच के कोण के लिए हमने 90 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, घटा दिया है, तो 90 से 50 घट कर 40 डिग्री आ गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है और वह दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान हमसे पूछा गया है। तो समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी हमें 3 मीटर दी हुई है और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जितनी दूरी पर होगा दर्पण के अंदर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा।
तो 3 मीटर की दूरी पर व्यक्ति है, अतः दर्पण के अंदर 3 मीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब भी बनेगा, अतः समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 3 मीटर ही होगी। और अब हमें व्यक्ति से प्रतिबिंब की मध्य दूरी को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी में हमें जोड़ना होगा समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को। इसके लिए स्टूडेंट्स ऐसे समझ करके चलें कि एक समतल दर्पण मान लेते हैं, यह समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण के सामने यहाँ पर कोई एक व्यक्ति अगर खड़ा है, 3 मीटर की दूरी पर ये खड़ा है, जैसे कि क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है, और हम जानते हैं चूंकि 3 मीटर की दूरी पर यह है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के जो अंदर बनेगा वह भी 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। तो हमसे यहाँ जो क्वेश्चन किया गया है वो इस व्यक्ति से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पर 3 मीटर प्लस 3 मीटर अर्थात 6 मीटर की जो दूरी होगी वो व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी होगी।